नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन पाटीदार आकार आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके थे कोशिका के बारे में। हमने देखा था कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। उसके बाद हमने कोशिका सिद्धांत पढ़ा था। कोशिका सिद्धांत के बाद में हमने पढ़े थे कोशिका कितने प्रकार की होती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। हमने देखा था कि जीव भी दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। उसके बाद हम कोशिका की संरचना का अध्ययन कर रहे थे, कोशिका के अंगों का हम अध्ययन कर रहे थे। तो उन अंगों में हम सबसे पहले देख चुके थे जिसका नाम था कोशिका झिल्ली। उसके बाद हमने देखा था दूसरा अंग जिसका नाम था कोशिका भित्ति। तो हम बात करते हैं कोशिका भित्ति की। तो कोशिका भित्ति जैसा कि हम जानते हैं ये पाई जाती है पादप कोशिकाओं में जो सेल्यूलोज की बनी होती हैं और पूर्णतः पारगम्य होती हैं। उसी प्रकार से कोशिका झिल्ली जो जंतु कोशिकाओं में पाई जाती हैं ये वसा और प्रोटीन की बनी होती है और साथ ही साथ अर्ध पारगम्य या चयनात्मक पारगम्य होती हैं। इन्हीं कोशिकांगों में अब हम आज के लेक्चर में अगला कोशिकांग पढ़ते हैं जिसका नाम है जीव द्रव्य। तो आइए स्टार्ट करते हैं तीसरा कोशिकांग जिसे जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य की यदि हम बात करते हैं तो एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इन फ्रांसीसी वैज्ञानिक का नाम था डुजार्डिन। फ्रांसीसी वैज्ञानिक डुजार्डिन वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोशिका के अंदर एक अर्धद्रवीय पदार्थ को देखा और इस अर्धद्रवीय पदार्थ को देखने के बाद में उन्होंने इसे सारकोडा नाम दिया था। आगे जाकर एक और वैज्ञानिक आए, उन वैज्ञानिक का नाम था पुरकिंजे। पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक के द्वारा भी कोशिका के अंदर इसी प्रकार के द्रव को देखा गया। वो द्रव उनको कुछ कणिकामय नजर आया और उसके साथ उनमें कई प्रकार के और भी ऑर्गन्स नजर आए। तो आगे जाकर पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक के द्वारा कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव को एक नाम दिया गया जिसे हम जीव द्रव्य कहते हैं। तो ध्यान रखना है, जीव द्रव्य को सबसे पहले देखने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम तो था डुजार्डिन, लेकिन जीव द्रव्य को जीव द्रव्य कहने वाले जो वैज्ञानिक थे इनका नाम था पुरकिंजे। आगे अध्ययनों से पता चला कि इस जीव द्रव्य के अंदर भी कई प्रकार के पदार्थ होते हैं। इन पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जल होते हैं और भी कई प्रकार के पदार्थ थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस जीव द्रव्य में पाए जाते हैं। यह जो जीव द्रव्य होता है यह दो प्रकार का होता है। उसमें से एक को हम कहते हैं केंद्रक द्रव्य और एक को हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। किस प्रकार से दो प्रकार का होता है आइए इसको हम समझते हैं। देखें, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं तीसरे ऑर्गन्स की जिसको हम जीव द्रव्य कह रहे हैं। और जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जीव द्रव्य की जो खोज है यह सबसे पहले डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने की थी, परंतु इसके द्वारा इसे सारकोडा नाम दिया गया था। उसी प्रकार से दूसरा वैज्ञानिक आया जिसका नाम था पुरकिंजे। और पुरकिंजे की यदि हम बात करते हैं तो इन्होंने कोशिका के अंदर एक रंगहीन, कणिकामय और अर्धद्रवीय पदार्थ के होने की बात को स्वीकार किया और उसके लिए उन्होंने ही जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग किया। यानी कि जीव द्रव्य शब्द पुरकिंजे ने दिया है, जबकि जीव द्रव्य की खोज शुरू में सबसे पहले डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई है। आगे हम देखते हैं इसे जीव द्रव्य के बारे में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कोशिका के अंदर यह एक कोशिका है हमारे पास में। इस कोशिका के अंदर जो द्रव हमें नजर आता है वो द्रव कहीं पर भी हो, बस कोशिका के अंदर जो द्रव हमें नजर आता है इस द्रव को ही हम जीव द्रव्य के नाम से जानते हैं। तो कोशिका के अंदर द्रव है और यहां पर एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि उसी जीव द्रव्य में हम यहां पर देख रहे हैं हमें कुछ ऑर्गन्स भी नजर आ रहे हैं। जैसे हमें केंद्रक नजर आ रहा है, कहीं पर हमें रिक्तिकाएं नजर आ रही हैं, कहीं पर हमें माइटोकॉन्ड्रिया नजर आ रहे हैं, कहीं पर हमें राइबोसोम नजर आ रहे हैं। तो इस बात का अर्थ यह होता है कि कोशिका के अंदर जितने भी पदार्थ या जितने भी अंग हमको नजर आ रहे हैं इन सब को भी सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य ही कहा जाता है। तो सीधा सा अर्थ इसका यही है, कोशिका में पाया जाने वाला प्रत्येक पदार्थ ही जीव द्रव्य कहलाता है।
आगे आपको ध्यान रखना है कि जो जीव द्रव्य है यह दो प्रकार का होता है। किस प्रकार से दो प्रकार का होता है? तो जीव द्रव्य का वह भाग जो केंद्रक से बाहर है एवं कोशिका झिल्ली के अंदर है। जीव द्रव्य का वह भाग जो केंद्रक से बाहर है और कोशिका झिल्ली के अंदर है, इसे हम जो नाम देते हैं जिसे कहा जाता है कोशिका द्रव्य। इसका अर्थ यह हो गया कि केंद्रक के बाहर जितना भी द्रव्य हमको नजर आ रहा है उसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। उसी प्रकार से केंद्रक के अंदर पाया जाने वाला जो जीव द्रव्य है इसे हम जिस नाम से जानते हैं इसे केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। तो यहां पर ये ध्यान रखना, पूरी कोशिका में तो जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य दो प्रकार का है, उसमें से एक को हम कहते हैं कोशिका द्रव्य, एक को हम कहते हैं केंद्रक द्रव्य। जो केंद्रक के अंदर है वह केंद्रक द्रव्य है, जो केंद्रक से बाहर और कोशिका झिल्ली के अंदर है उसे हम कोशिका द्रव्य के नाम से जानते हैं, और दोनों को सम्मिलित रूप से हम जीव द्रव्य के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं इसी के बारे में कि जैसा कि हमने पढ़ा जीव द्रव्य जो हैं यह दो प्रकार का होता है। उसमें से पहला जो हम देख रहे हैं कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक से बाहर पाए जाने वाले जीव द्रव्य को ही क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव्य कहा जाता है। और कोशिका द्रव्य की हम बात करते हैं कि यह कैसा पदार्थ होता है? तो यह बहुत ही गाढ़ा एवं चिपचिपा पदार्थ होता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं इस पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट हैं, इस पदार्थ में प्रोटीन, खनिज लवण और कुछ मात्रा में जल भी होता है। और इसी कोशिका द्रव्य में अनेक प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। उसी प्रकार से दूसरा जो हमने नाम पढ़ा इसे हम कहते हैं केंद्रक द्रव्य। नाम से स्पष्ट हो रहा है द्रव्य का वह भाग जो केंद्रक के अंदर है उसे ही हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं। तो जीव द्रव्य का वह भाग जो केंद्रक के अंदर है उसे ही केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। आगे जाकर एक वैज्ञानिक आए, इन वैज्ञानिक का नाम था हक्सले। हक्सले नामक वैज्ञानिक के द्वारा जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा गया। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोशिका के अंदर वास्तव में जो भी ऑर्गन्स हैं वह सभी ऑर्गन्स ही जीव द्रव्य हैं, और हर ऑर्गन्स का अपना अपना एक कार्य होता है। प्रत्येक ऑर्गन्स अपना अपना कार्य सुचारू रूप से करते हैं। और हम जानते हैं शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, और जब शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है, कोशिका में ही जीव द्रव्य हैं, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जीवन का जो भौतिक आधार होता है उसे ही हम जीव द्रव्य कहते हैं। और इस बात को कहने वाले जो वैज्ञानिक थे इन वैज्ञानिक का नाम था हक्सले। तो यहाँ पर इन तीन चीजों को आपको याद रखना है। जीव द्रव्य को सबसे पहले देखा था डुजार्डिन ने, जीव द्रव्य नाम देने वाले पुरकिंजे थे, और जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है यह बताने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था हक्सले। जीव द्रव्य का वह भाग जो केंद्रक से बाहर है उसे हम कोशिका द्रव्य कहेंगे, केंद्रक के जो अंदर है उसे हम केंद्रक द्रव्य के नाम से जानते हैं। यह होता है तीसरा ऑर्गन। उसी प्रकार से जब हम कोशिका का अध्ययन करते हैं तो कोशिका में और भी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, और इनमें से अगला हम प्रमुख ऑर्गन्स पढ़ने जा रहे हैं। इस प्रमुख ऑर्गन्स को हम जिस नाम से जानते हैं उसे न्यूक्लियस या केंद्रक कहा जाता है। जैसा कि हम जब कोशिका का अध्ययन करते हैं तो कोशिका के बीच में हमें एक गोल एक कड़ी संरचनाएं नजर आती हैं। इस गोल और कड़ी संरचना को सबसे पहले देखने वाला जो वैज्ञानिक था उस वैज्ञानिक का नाम था रॉबर्ट ब्राउन, और इस गोल और कड़ी संरचना को ही हम जिस नाम से जानते हैं इसे ही केंद्रक कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कि सबसे पहले केंद्रक की जो खोज है ये जिस वैज्ञानिक ने की है उस वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट ब्राउन। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कोशिका द्रव्य के बीच में एक गोल एवं कड़ी संरचना जो होती है इसी गोल एवं कड़ी संरचना को केंद्रक या न्यूक्लियस कहा जाता है।
केंद्रक के अंदर जो पदार्थ हैं उस पदार्थ को हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं। और उस पदार्थ की भी यदि हम बात करते हैं तो केंद्रक द्रव्य के अंदर हम देखते हैं कि हमें डीएनए भी नजर आता है, हमें आरएनए भी नजर आते हैं, उसी के अंदर गुणसूत्र भी होते हैं, क्रोमेटिन जाल भी होते हैं, गुणसूत्रों के ऊपर ही जीन चिपके हुए रहते हैं। इतनी सब चीजें, इतने सभी अंग जो हैं यह हमें केंद्रक के अंदर नजर आते हैं। तो ध्यान रखना है, केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले केंद्रक द्रव्य में प्रोटीन भी है, फास्फोलिपिड भी है, डीएनए भी होता है और आरएनए भी होते हैं। बात करते हैं इसी केंद्रक की, तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं इस डायग्राम के द्वारा। जैसा कि आप देख सकते हो, हमारे पास में कोई एक कोशिका है और हम कोशिका के केंद्रक का अध्ययन कर रहे हैं। तो ये हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये कोशिका का केंद्रक है, इसका अध्ययन हम यहाँ पर कर सकते हैं, उस केंद्रक को हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो केंद्रक है यह एक गोल संरचना होता है, गोल एवं कड़ी संरचना होता है। तो ये हमें एक गोल एवं कड़ी संरचना नजर आ रही है। ध्यान रखना, ये जो केंद्रक होता है यह दोहरी झिल्ली से बना हुआ होता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक झिल्ली आपको बाहरी झिल्ली नजर आ रही होगी, दूसरी झिल्ली आपको आंतरिक झिल्ली नजर आ रही होगी। आप बाहरी झिल्ली पर देख रहे होंगे, आपको कुछ छोटे छोटे कण चिपके हुए नजर आ रहे होंगे। इन छोटे छोटे कणों को ही राइबोसोम कहा जाता है। इसका अर्थ ये हो गया कि केंद्रक जो है यह दो झिल्लियों से बना होता है। इस झिल्ली को ही हम केंद्रक झिल्ली के नाम से जानते हैं। और इसमें से भी जो बाहरी झिल्ली है, उस बाहरी झिल्ली पर आप देख पा रहे हैं कि कुछ छोटे छोटे कण चिपके हुए हैं। इन छोटे छोटे कणों को ही राइबोसोम कहा जाता है। आगे हम देखते हैं, इस केंद्रक के अंदर ही हमें एक और गोल संरचना नजर आती है। आप देख पा रहे होंगे, केंद्रक के अंदर ही हमें एक और गोल संरचना नजर आती है। इस गोल संरचना को न्यूक्लियोलस या केंद्रिका कहा जाता है। यानी कि गोल संरचना केंद्रक, और केंद्रक के अंदर भी वापस से एक छोटी गोल संरचना जिसे हम केंद्रिका के नाम से हम जानते हैं। आगे आप केंद्रक से बाहर इन कुछ संरचनाओं को देख रहे होंगे। तो केंद्रक के बाहर ये जो हमें मुड़ी हुई संरचनाएं नजर आती हैं, इन मुड़ी हुई संरचनाओं को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, अंतःप्रदव्य जालिका कहा जाता है। और इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी हम देखते हैं कि हमें कुछ छोटे छोटे कण नजर आ रहे हैं। और वास्तव में ये छोटे छोटे कण भी राइबोसोम ही होते हैं। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो केंद्रक है, इस केंद्रक के अंदर हमें कुछ उलझी हुई धागे नुमा संरचनाएं भी नजर आती हैं। तो ये उलझी हुई धागे नुमा जो संरचनाएं हैं, इन संरचनाओं को क्रोमेटिन कहा जाता है। केंद्रक के अंदर उलझी हुई कुछ धागे नुमा संरचनाएं हैं, इन उलझी हुई धागे नुमा संरचनाओं को क्रोमेटिन कहा जाता है। और चूंकि ये उलझी हुई संरचनाएं हैं, तो हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि यह एक जाल होता है। इस जाल को ही हम क्रोमेटिन जाल के नाम से जानते हैं। जिस समय कोशिका का विभाजन होता है, और जब कोशिका का विभाजन होता है तो ये जो क्रोमेटिन जाल हैं यह हमें स्पष्ट रूप से नजर आने लगते हैं। और जब यह हमें स्पष्ट रूप से नजर आते हैं, तब इन्हीं क्रोमेटिन जाल को ही हम गुणसूत्र या हम क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। और हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक कोशिका में, प्रत्येक जीवों के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। जैसे मानव की कोशिका की यदि हम बात करते हैं, तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या जो है वह 46 होती है, या हम यूं कहें मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। तो वास्तव में यह जो गुणसूत्र हैं ये क्या हैं? यह क्रोमेटिन जाल ही हैं। पर जब हमें यह स्पष्ट नजर आता है कोशिका विभाजन के समय में, उन्हीं को हम गुणसूत्र या इन्हीं को हम क्रोमोसोम कहते हैं।
गुणसूत्र कोई अलग से संरचना नहीं है। ये जो गुणसूत्र हैं यह स्वयं डीएनए के ही बने होते हैं और गुणसूत्रों को ही हम आनुवंशिकता का वाहक भी कहते हैं। इन्हीं गुणसूत्रों के ऊपर कुछ छोटे छोटे कण चिपके हुए होते हैं। इन छोटे छोटे कणों को जीन कहा जाता है और जीन जो है ये आनुवंशिकता की इकाई होता है। जब जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है तो माता पिता के जो लक्षण हैं वह भी बच्चों में ट्रांसफर हो जाते हैं। उस पीढ़ी के जो लक्षण हैं वह दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि आनुवंशिकता के जो वाहक हैं वह तो गुणसूत्र होते हैं, परंतु आनुवंशिकता की जो इकाई है वह जीन होते हैं। पर आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं केंद्रक की, तो आपको इतनी जानकारी केंद्रक में रखना है। आगे हम देखते हैं कि आप देख पा रहे होंगे इस केंद्रक झिल्ली के बीच बीच में कहीं कहीं पर हमें कुछ पोर्स या छिद्र नजर आ रहे हैं, हमें कुछ स्पेस नजर आ रहा है। इस स्पेस की यदि हम बात करते हैं तो इस स्पेस का कार्य यह होता है कि इसके द्वारा ही केंद्रक के अंदर आवश्यक पदार्थ आते हैं और केंद्रक के अंदर जो अनावश्यक पदार्थ हैं वह भी इसी जगह से बाहर हो जाते हैं। तो ये जो स्पेस है ये भी कहां पर पाए जाते हैं? केंद्रक झिल्ली में ही पाए जाते हैं। कोशिका की समस्त क्रियाएं का निर्धारण जो है वह केंद्रक के द्वारा ही किया जाता है। केंद्रक चाहे एक अलग से ही अंग हो, पर किसी भी सेल के अंदर जितनी भी क्रियाएं चल रही हैं उन सभी क्रियाओं का जो मैनेजमेंट है, उन सब क्रियाओं का जो नियंत्रण है, यह नियंत्रण केंद्रक के द्वारा ही किया जाता है। इस कारण से कोशिका का जो मैनेजर है यह केंद्रक को कहा जाता है। कोशिका का मुख्य अभिकर्ता जो है वह केंद्रक होता है। तो ध्यान रखना है ये जितनी भी जानकारी है ये किसके बारे में है? केंद्रक के बारे में है। आइए पढ़ते हैं हम इसके बारे में। तो जैसा कि हम देख चुके हैं एक गोल कड़ी संरचना क्या होता है? केंद्रक कहलाता है। इसी केंद्रक की हम बात करते हैं तो देखें, पढ़ते हैं इसके बारे में। केंद्रक चारों तरफ से एक दोहरी झिल्ली पाई जाती है और इस दोहरी झिल्ली को ही हम केंद्रक झिल्ली के नाम से जानते हैं। अगला, बाहरी केंद्रक झिल्ली पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं तथा यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी हुई होती है। जैसा कि हम देख चुके हैं ये बाहर की तरफ जो हमें नजर आ रही है नलिका युक्त संरचनाएं, इन्हीं को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और बाहरी झिल्ली पर हम यह भी देख पा रहे हैं कि हमें कुछ छोटे छोटे कण नजर आ रहे हैं। इन छोटे छोटे कणों को ही राइबोसोम कहा जाता है। आगे हम देखते हैं कि केंद्रक झिल्ली में स्थान स्थान पर छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों के द्वारा ही पदार्थों का आवागमन होता है। ये भी हम देख चुके हैं डायग्राम में। आगे हम देखते हैं केंद्रक के अंदर उपस्थित केंद्रक द्रव्य में महीन धागों जैसी संरचनाएं होती हैं और इन महीन धागों जैसी संरचनाओं को ही क्रोमेटिन जाल कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये। और जब भी कोशिका विभाजन होता है तो यही क्रोमेटिन जाल जो है जब हमें स्पष्ट नजर आता है तो इसे ही हम गुणसूत्र कहते हैं। आगे केंद्रक द्रव्य में एक गोल चमकदार संरचना होती है। इस गोल चमकदार संरचना को ही हम केंद्रिका या इसे ही हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। यह एक झिल्ली रहित संरचनाएं होती हैं। आगे जाकर हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। कोशिका के समस्त क्रिया का नियंत्रण केंद्रक के द्वारा ही होता है, इसलिए इसे कोशिका का नियंत्रण केंद्र या इसे कोशिका का प्रबंधक कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है यह कि कोशिका का मुख्य अभिकर्ता कौन होता है, कोशिका का मैनेजर कौन होता है। तो कोशिका का जो मैनेजर है यह केंद्रक होता है। क्यों होता है? क्योंकि समस्त क्रिया का जो नियंत्रण है यह केंद्रक के द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं अगला ऑर्गन जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। हमने सबसे पहले पढ़ा था कोशिका भित्ति, फिर हमने पढ़ा था कोशिका झिल्ली, फिर हमने पढ़ा जीव द्रव्य, फिर हम पढ़ रहे थे केंद्रक। कोशिका के अंदर जीव द्रव्य में गोल संरचना को ही हम केंद्रक कहते हैं। उसी प्रकार से अगला जो अंग है
इस अंग को कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका की यदि मैं बात करता हूं तो एक वैज्ञानिक थे, इन वैज्ञानिक का नाम था कोलिकर। कोलिकर नामक वैज्ञानिक के द्वारा ही सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा गया था। परंतु इसकी वास्तविक खोज का श्रेय जो जाता है यह जाता है ओल्टमैन एवं फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक को। ये ध्यान रखना है, पहली बार देखने वाला तो वैज्ञानिक कोलिकर था, परंतु वास्तविक श्रेय जो है इसको देखने का और इसके अध्ययन का यह जाता है ओल्टमैन एवं फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक को। परंतु ओल्टमैन के द्वारा भी उस समय इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम नहीं दिया गया था। आगे जाकर एक और वैज्ञानिक आए, इन एक और वैज्ञानिक का नाम था बेंडा। बेंडा नामक वैज्ञानिक के द्वारा ही माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया गया था। तो यहां पर ध्यान रखना, ओल्टमैन को वास्तविक श्रेय जरूर जाता है, पर ओल्टमैन ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया था। और वर्तमान समय में जो हम माइटोकॉन्ड्रिया नाम पढ़ते हैं, यह माइटोकॉन्ड्रिया नाम देने वाला वैज्ञानिक जो है उस वैज्ञानिक का नाम था बेंडा। इसी ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा था। तो माइटोकॉन्ड्रिया की हम बात करते हैं, जैसा कि हम जानते हैं सबसे पहले इसे कोलिकर ने देखा था, पर वास्तविक खोज का श्रेय यह ओल्टमैन एवं फ्लेमिंग को जाता है, परंतु इसने इन्हें बायोप्लास्ट नाम दिया था। आगे जाकर बेंडा नामक वैज्ञानिक ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। आगे हम समझने की कोशिश करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया हमें किस प्रकार से नजर आता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमारे पास में एक कोशिका है जिसके ऑर्गन्स का हम अध्ययन कर रहे हैं, और हम अभी जिस ऑर्गन्स को पढ़ रहे हैं उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ये आप कोशिका में देख सकते हैं, यह संरचना माइटोकॉन्ड्रिया है, यह संरचना माइटोकॉन्ड्रिया है, यह संरचना माइटोकॉन्ड्रिया है। इसी का हम यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक अध्ययन करते हैं। देखें, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है यह भी दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ होता है। यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया में भी दो झिल्लियां होती हैं। इसमें से ऊपर की जो झिल्ली है यह सपाट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया दो झिल्लियों से घिरा होता है, उसमें से आउटर मेम्ब्रेन या ऊपरी झिल्ली जो है यह बिल्कुल सपाट होती है। लेकिन हम दूसरी झिल्ली की यदि बात करते हैं तो इस दूसरी झिल्ली जो है यह जगह जगह पर कुछ वलन का निर्माण करती है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो झिल्ली है जगह जगह पर कुछ वलन का निर्माण करती है। ये जो वलन है, इन वलन को एक नाम दिया जाता है जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं। ध्यान रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन जो है यह जगह जगह पर कुछ वलन का निर्माण करती हैं, और इन वलन को ही हम जो नाम देते हैं उन्हें क्रिस्टी कहा जाता है। ये जो क्रिस्टी हैं, इन क्रिस्टी के ऊपर कुछ संरचनाएं होती हैं, कुछ कण युक्त गोल संरचनाएं पाई जाती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इन गोल कण युक्त संरचनाओं को ऑक्सीसोम एंजाइम कहा जाता है। यानी कि क्रिस्टी के ऊपर कुछ कण युक्त संरचनाएं हैं। इन कण युक्त संरचनाओं को हम जिस नाम से जानते हैं उन्हें ऑक्सीसोम एंजाइम हम कहते हैं। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया में एक पदार्थ भरा हुआ होता है। इस पदार्थ को मैट्रिक्स कहा जाता है। ध्यान रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी एक द्रवी पदार्थ भरा हुआ होता है। इस पदार्थ को हम मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। इस माइटोकॉन्ड्रिया की विशेषता यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का डीएनए होता है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्वयं का डीएनए होता है, और साथ ही साथ में इस माइटोकॉन्ड्रिया में 17S राइबोसोम भी पाए जाते हैं। और जब माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का डीएनए है, स्वयं के राइबोसोम है, तो डीएनए होने से हम ये कह सकते हैं कि यह अपनी स्वयं की प्रतिलिपि बना सकता है।
हम राइबोसोम की बात करते हैं तो वह स्वयं के प्रोटीन के निर्माण का भी कार्य कर सकता है। इसलिए स्वयं का डीएनए होने से एवं राइबोसोम उपस्थित होने से इस माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का अर्ध स्वायत्त अंग भी कहा जाता है। ऑटोनोमस ऑर्गन्स भी इसे हम कहते हैं। इस माइटोकॉन्ड्रिया का प्रमुख कार्य ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करना है और हम सभी जानते हैं कि जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जब ग्लूकोज टूटता है तो बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वास्तव में कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण करने वाला जो अंग है वह माइटोकॉन्ड्रिया ही है। इसलिए कोशिका का जो पावर हाउस है उसे माइटोकॉन्ड्रिया हम कहते हैं। कोशिका का जो श्वसन स्थल है उसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो ये होता है एक और महत्वपूर्ण ऑर्गन्स जिसका नाम था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में दो लेयर होती हैं, ऊपरी लेयर सपाट है, सेकेंडरी लेयर पर कुछ वलन होते हैं। वलन को हम क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी के ऊपर ही छोटे छोटे कण हैं। इन छोटे छोटे कणों को हम ऑक्सीसोम एंजाइम कहते हैं। हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में एक लिक्विड है, इसे हम मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का डीएनए होता है, 17S राइबोसोम होते हैं, तो ये अपनी प्रतिलिपि भी बना सकता है और स्वयं के प्रोटीन का निर्माण भी कर सकता है। यह कोशिका का सक्रिय श्वसन स्थल होता है। यहाँ पर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण भी होता है और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होने से एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है। इस कारण से हम माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया की यदि हम बात करते हैं तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं चारों तरफ इसके दो झिल्लियां पाई जाती हैं। बाहरी झिल्ली सपाट होती हैं लेकिन सेकेंडरी लेयर जो है वह वलन का निर्माण करती है। इन वलन को ही हम क्रिस्टी कहते हैं और जैसा कि हमने पढ़ा क्रिस्टी के ऊपर ही कुछ संरचनाएं होती हैं। इन संरचनाओं को ही हम ऑक्सीसोम एंजाइम के नाम से जानते हैं। आगे हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में एक पदार्थ या लिक्विड पाया जाता है और इस लिक्विड को ही हम मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं और साथ ही साथ हमने देखा कि इसमें 17N राइबोसोम भी होते हैं, 17S राइबोसोम भी पाए जाते हैं जो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए एवं राइबोसोम की उपस्थिति के कारण इसे कोशिका का अर्ध स्वायत्त अंग हम कहते हैं। आगे हम बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है यह कोशिका का सक्रिय श्वसन स्थल है और जहां श्वसन की क्रिया संपन्न हो रही है इसका अर्थ यह है बहुत ऊर्जा का निर्माण हो रहा है और ऊर्जा का निर्माण हो रहा है इसलिए हम इसे कोशिका का पावर हाउस या इसे हम कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं। तो यह होता है पांचवा ऑर्गन जिसका नाम था माइटोकॉन्ड्रिया। इसी प्रकार से हम देखते हैं कोशिका में अगला ऑर्गन इसे कहा जाता है अंतःप्रदव्य जालिका या इसे ही हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस समय हम केंद्रक की बात कर रहे थे तो केंद्रक झिल्ली के बाहर हमने देखा था हमें कुछ गोल मुड़ी हुई संरचनाएं नजर आ रही थी। इन गोल मुड़ी हुई संरचनाओं को ही वास्तव में हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। तो कोशिका द्रव्य के अंदर हम देखते हैं कि जब हमें कोई गोल मुड़ी हुई संरचनाएं नजर आती हैं, इन गोल मुड़ी हुई नलियों के समान संरचनाओं को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यह दो प्रकार के होते हैं। उसमें से एक को हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका और दूसरे को कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या इसे ही हम कहते हैं खुरदुरी अंतःप्रदव्य जालिका। थोड़ी और जानकारी हम लेते हैं इमेज के माध्यम से कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें किस प्रकार से नजर आता है।
जैसा कि यदि हम कोशिका में देखते हैं तो यह हमारा केंद्रक था और इसी केंद्रक के बाहर आप देख रहे होंगे ये कुछ नलियों जैसी संरचनाएं आपको नजर आ रही हैं। इन नलियों जैसी संरचनाओं का यदि हम माइक्रोस्कोपिक अध्ययन करते हैं तो यह हमें कुछ इस प्रकार से नजर आती हैं। ध्यान से समझना यहाँ पर ये जो मुड़ी हुई संरचना हमें नजर आ रही है, यदि हम बात करते हैं कोशिका झिल्ली की तरफ तो कोशिका झिल्ली की तरफ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हैं यह चिकने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। उसी प्रकार से केंद्रक झिल्ली से चिपके हुए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यह खुरदुरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। और जहां पर खुरदुरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उन्हीं के ऊपर हम देखते हैं कि कुछ छोटे छोटे कण चिपके हुए हैं और इन छोटे छोटे कणों को ही हम राइबोसोम के नाम से जानते हैं। इसका अर्थ यह है कि बाहर की तरफ जो कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है यह कोशिका झिल्ली तक लगे हुए होते हैं। तो कोशिका झिल्ली से जो एंडोप्लाज्मिक लगे हुए हैं संलग्न रहते हैं वो तो होते हैं चिकने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसी प्रकार से जो केंद्रक झिल्ली से लगे हुए होते हैं वो होते हैं खुरदुरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहां पर ध्यान रखना है खुरदुरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ही राइबोसोम चिपके हुए होते हैं। यदि हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तो जैसा कि हम कह चुके हैं यह नलियों के समान संरचनाएं हैं, और जब यह नलियों के समान संरचनाएं हैं इसका अर्थ यह हो गया है कि यह कोशिका के अंदर पदार्थों का परिवहन करते हैं। कोशिका के अंदर पदार्थों के परिवहन का जो कार्य है वह कौन करते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं। और साथ ही साथ यह संरचनाएं कुछ इस प्रकार से बनी हुई होती हैं तो यहां पर हमें देखने में यह लगता है कि जैसे कि यह कोशिका के अंतः कंकाल का निर्माण भी करते हैं। जैसे कि मानव शरीर में हम बात करते हैं हड्डियों की, तो हड्डियों के द्वारा ही स्केलेटन सिस्टम में कंकाल तंत्र का निर्माण होता है। उसी प्रकार से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है यह कोशिका के अंदर अंतः कंकाल का निर्माण भी करता है और साथ ही साथ में यह पदार्थों के परिवहन का कार्य भी करता है। तो आइए हम पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये दो प्रकार की हैं। उसमें से पहले को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसे ही कहा जाता है खुरदुरी अंतःप्रदव्य जालिका। और जैसा कि हमने पढ़ा कि खुरदुरी अंतःप्रदव्य जालिका जो है यह केंद्रक झिल्ली से संलग्न रहती है। साथ ही साथ इस खुरदुरी अंतःप्रदव्य जालिका पर ही राइबोसोम चिपके हुए होते हैं, और राइबोसोम का प्रमुख कार्य यह होता है कि प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। तो हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि राइबोसोम जब चिपके हुए हैं खुरदुरी अंतःप्रदव्य जालिका के ऊपर तो यह राइबोसोम भी प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। उसी प्रकार से दूसरा जो हम नाम देखते हैं जिसे कहा जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसे ही हम कहते हैं चिकने अंतःप्रदव्य जालिका। इसकी यदि हम बात करते हैं तो यह कोशिका झिल्ली से संलग्न रहती हैं। यदि हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो केंद्रक झिल्ली से संलग्न है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की यदि हम बात करते हैं तो यह कोशिका झिल्ली से संलग्न होती हैं और इसमें किसी प्रकार के राइबोसोम उपस्थित नहीं होते हैं। आगे हम देखते हैं अंतःप्रदव्य जालिका जो है इनकी नलिकाओं में एक तरल द्रव्य भरा हुआ होता है, और यह जो तरल द्रव्य है विभिन्न पदार्थों का परिवहन करता है। जैसा कि हमने पढ़ा कि कोशिका के अंदर पदार्थों का जो परिवहन है वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा हो रहा है, तो कोशिका द्रव्य में विभिन्न पदार्थों का यह परिवहन करती है, इसलिए अंतःकोशिकीय परिवहन तंत्र का भी निर्माण करते हैं। आगे हम देखते हैं यह कोशिका के कंकाल तंत्र का निर्माण भी करती है और साथ ही साथ में केंद्रक झिल्ली के निर्माण में भी सहायक होते हैं। तो यह होता है एक और ऑर्गन जिसका नाम था अंतःप्रदव्य जालिका, या इसे ही हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
उसी प्रकार से अगला हम ऑर्गन्स देखते हैं। इस ऑर्गन्स का नाम है जिसे कहा जाता है राइबोसोम। राइबोसोम की यदि हम बात करते हैं तो एक वैज्ञानिक, इन वैज्ञानिक का नाम था पेलाडे या इसे पेलेडे भी कहा जाता है। पेलाडे नामक वैज्ञानिक के द्वारा ही सबसे पहले कोशिका के अंदर कई छोटे छोटे कणों को देखा गया था और कई छोटे छोटे इन कणों को ही राइबोसोम कहा जाता है। चूंकि राइबोसोम को पहले देखने वाले वैज्ञानिक पेलाडे थे, इसलिए राइबोसोम को ही पेलाडे कण के नाम से भी हम जानते हैं। राइबोसोम की यदि हम बात करते हैं तो जो राइबोसोम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर भी चिपके हुए होते हैं और कुछ राइबोसोम जो हैं ये कोशिका द्रव्य में भी बिखरे हुए होते हैं। और वास्तविकता में हम देखें तो जो राइबोसोम हैं वही कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण करने का जो कार्य है यह राइबोसोम का ही होता है। राइबोसोम जो है यह कुछ आरएनए के बने होते हैं और कुछ प्रोटीन के बने होते हैं, या इसको हम यूं कहें कि आरएनए के द्वारा ही राइबोसोम जो है यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं और प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करने के कारण ही इन्हें हम कोशिका का प्रोटीन की फैक्ट्री भी हम कहते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं इसके बारे में। एक वैज्ञानिक जिनका नाम था पेलाडे, पेलाडे नामक वैज्ञानिक ने जंतु कोशिका में राइबोसोम की खोज की थी, यानी कि सबसे पहले ही राइबोसोम को देखने वाला जो वैज्ञानिक है वह है पेलाडे। दो और वैज्ञानिक आते हैं, उसमें से एक का नाम है रॉबिन्सन और एक का नाम है ब्राउन। इन दोनों वैज्ञानिकों ने पादप कोशिकाओं में राइबोसोम की खोज की थी। तो पादप कोशिका में राइबोसोम की खोज करने वाले रॉबिन्सन एवं ब्राउन हैं, जबकि जंतु कोशिका में सबसे पहले राइबोसोम को देखने वाले पेलाडे हैं। उसी प्रकार से इसकी दूसरी विशेषता यह है कि यह सबसे छोटा, बहुत महत्वपूर्ण है, ये कई बार प्री परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कोशिका का सबसे छोटा ऑर्गन्स कौन सा है। तो कोशिका का सबसे छोटा ऑर्गन्स जो है वह राइबोसोम है। यह सबसे छोटा झिल्ली रहित और कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में उपस्थित होता है। राइबोसोम की विशेषता है यह प्रोकैरियोटिक में भी होता है और यह यूकैरियोटिक में भी होता है। पर यहां पर ध्यान रखना है आपको, प्रोकैरियोटिक कोशिका में 17S राइबोसोम उपस्थित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में 18S राइबोसोम उपस्थित होते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी राइबोसोम के बारे में। तो जैसा कि आप डायग्राम इमेज में देख पा रहे होंगे, राइबोसोम की यदि हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कुछ राइबोसोम जो हैं यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर चिपके हुए हैं, जबकि कुछ राइबोसोम जो हैं यह कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए होते हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर राइबोसोम का इमेज हमें नजर आ रही है। हम राइबोसोम को यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर भी कुछ राइबोसोम बिखरे हुए होते हैं और यही जो राइबोसोम है ये बने हुए होते हैं आरएनए के। आर का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए और साथ ही साथ हम बात करते हैं तो यह बने होते हैं प्रोटीन के। तो यह राइबोसोम जो हैं आरएनए के द्वारा ही प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसलिए राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। आगे हम देखते हैं कुछ राइबोसोम अंतःप्रद्रव्य जालिका की सतह पर चिपके हुए होते हैं, पर कुछ राइबोसोम जो हैं ये गुच्छों के रूप में कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए होते हैं। और राइबोसोम जैसा कि हम जानते हैं आरएनए और किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम का प्रमुख कार्य प्रोटीन का निर्माण करना है और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। यह प्रश्न भी प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है कि प्रोटीन की फैक्ट्री हम किसे कहते हैं। तो प्रोटीन की जो फैक्ट्री है यह राइबोसोम को कहा जाता है।
उसी प्रकार से कोशिका में अगला जो ऑर्गन्स है, इस ऑर्गन्स को कहा जाता है गोल्जी काय, या इसे ही हम गोल्जी अपैरेटस के नाम से भी जानते हैं। गोल्जी काय की यदि हम बात करते हैं तो नाम से स्पष्ट हो रहा है, इटली के एक वैज्ञानिक थे। इन वैज्ञानिक का नाम था कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी वह पहला वैज्ञानिक था जिसके द्वारा कोशिका के अंदर कुछ नलियों के समान, थैलियों के समान मुड़ी हुई संरचनाओं को देखा, और इन मुड़ी हुई संरचनाओं को ही उसने जो नाम दिया उसे ही हम गोल्जी काय के नाम से ही जानते हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं सबसे पहले गोल्जी काय की जो खोज है यह किस वैज्ञानिक ने की है? गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की है। और गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने इसे सबसे पहले उल्लू की तंत्रिका कोशिका ने देखा था। उल्लू की तंत्रिका कोशिका ने सबसे पहले गोल्जी काय को देखने का जो काम है वह कैमिलो गोल्जी ने किया था। पादप कोशिका की हम बात करते हैं तो पादप कोशिका ने इसे हम डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। जिस जंतु कोशिका में हम इसे गोल्जी काय कह रहे हैं उसी प्रकार से पादप कोशिका में इसे हम डिक्टियोसोम कहते हैं। ये कैसी संरचनाएं होती हैं? तो जैसा कि अभी हमने कहा, कोशिका द्रव में मुड़ी हुई सूक्ष्म नलिका युक्त एवं थैलियों के जो समान संरचनाएं होती हैं इन्हीं को हम गोल्जी काय कहते हैं। आइए इमेज में हम देखने की कोशिश करते हैं। यदि हम कोशिका की बात करते हैं तो कोशिका में हम देखते हैं सबसे पहले हमें यहाँ पर कुछ यह मुड़ी हुई संरचनाएं नजर आ रही हैं। यह जो मुड़ी हुई संरचनाएं हैं इनका जब हम माइक्रोस्कोपिक अध्ययन करते हैं तो यह संरचनाएं हमें वास्तविक रूप से कुछ इस प्रकार से नजर आती हैं। इन संरचनाओं को ही हम गोल्जी काय के नाम से जानते हैं। ये जो गोल्जी काय हैं, जैसा कि हम कह रहे हैं कि नलियों के समान संरचनाएं हैं, तो नलियों के समान संरचनाएं हैं इसका मतलब ये हो गया है कि कहीं ना कहीं ये पदार्थों का आवागमन करती होगी। तो कोशिका के अंदर जो कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर करने का काम, और कोशिका के लिए जो प्रमुख पदार्थ होते हैं उनको कोशिका के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचाने का जो काम है यह मुख्य रूप से गोल्जी काय के द्वारा ही किया जाता है। और साथ ही साथ कोशिका का एक ऑर्गन्स है, इसे लाइसोसोम हम कहते हैं। यह जो गोल्जी काय हैं यह लाइसोसोम के निर्माण में भी मदद करती हैं। तो हम यहाँ पर यह कहें कि कोशिका का यातायात मैनेजर कौन होता है, तो जैसा कि हम कह चुके हैं यह भी पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन करता है, पदार्थों का आवागमन करता है। तो हम यहाँ पर यह कहेंगे कि कोशिका का यातायात प्रबंधक जो है, यातायात मैनेजर जो है, वह गोल्जी काय को ही कहा जाता है। आगे हम देखते हैं इस गोल्जी काय की और क्या क्या विशेषता है। तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य यह है कि पदार्थों को कोशिका के भीतर तथा कोशिका के बाहर भेजना है, और साथ ही साथ में ध्यान रखना है यह लाइसोसोम के निर्माण में भी सहायता करता है। लाइसोसोम भी कोशिका में पाया जाने वाला एक ऑर्गन्स होता है, उसके निर्माण में सहायता करने का जो काम है वह गोल्जी काय के द्वारा किया जाता है। उसी प्रकार से जैसा कि अभी हमने नाम लिया लाइसोसोम, तो कोशिका का अगला जो ऑर्गन्स है इस ऑर्गन्स को ही हम कहते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम की यदि हम बात करते हैं तो एक वैज्ञानिक थे, इन वैज्ञानिक का नाम था डी डुवे। क्रिश्चियन डी डुवे नामक वैज्ञानिक के द्वारा सबसे पहले लाइसोसोम की खोज की गई थी। जब हम कोशिका द्रव्य में देखते हैं तो लाइसोसोम हमें कुछ गोलाकार संरचनाओं के रूप में नजर आते हैं, और इस लाइसोसोम के अंदर भी कई प्रकार के पदार्थ होते हैं। उन कई प्रकार के पदार्थों में से एक प्रमुख पदार्थ होता है जिसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहा जाता है।
लाइसोसोम का प्रमुख कार्य यह होता है कि कोशिका के अंदर जो अपशिष्ट होता है यह उस अपशिष्ट को समाप्त करने का काम करती है। उस अपशिष्ट को खाने का जो काम है यह लाइसोसोम के द्वारा किया जाता है। तो हम यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि कोशिका का सफाई कर्मी हम किसे कहेंगे, तो वास्तव में कोशिका का जो सफाई कर्मी होता है वह लाइसोसोम ही होता है। जिस समय में कोशिका विभाजन होता है या कोशिका विभाजन प्रारंभ होता है उस समय में कोशिका जो है वह रेप्चर होने लगती है। कोशिका जब रेप्चर होती है तो उस समय लाइसोसोम भी रेप्चर होते हैं, और जब लाइसोसोम रेप्चर होते हैं या लाइसोसोम फटते हैं तो लाइसोसोम के अंदर के जो एंजाइम है जिसे हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कह रहे हैं वह कोशिकाओं के अंगों को ही खाने लग जाते हैं। खुद स्वयं कोशिका का अंग है परंतु फिर भी वह कोशिका के अंगों को खाने लगता है। इस कारण से हम लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। इसे कोशिका की सुसाइड ग्लैंड्स भी कहा जाता है। यह प्रश्न भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि निम्न में से किस कोशिकांग को हम कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। उस कोशिकांग का नाम है लाइसोसोम। क्यों कहते हैं? क्योंकि कोशिका का अंग होते हुए भी यह कोशिका के अंगों को ही क्या करता है, समाप्त कर देता है। इस कारण से इसे हम कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। आइए पढ़ते हैं लाइसोसोम के बारे में। जैसा कि हमने देखा लाइसोसोम की जो खोज है यह क्रिश्चियन डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने की थी। और यह कैसा ऑर्गन्स होता है, तो कोशिका द्रव्य में इससे यह बहुत ही छोटा एवं थैली जैसा अंग होता है। इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। आगे हम बात करते हैं इसी लाइसोसोम की। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यह सेल्स हैं, और सेल्स में हम देख रहे हैं कुछ हमें यहाँ पर गोल संरचनाएं नजर आ रही हैं। वास्तव में ये जो गोल संरचनाएं हैं इन गोल संरचनाओं को ही हम लाइसोसोम कहते हैं। और लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम है इसे ही हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। इसी एंजाइम का कार्य यह होता है कि कोशिका के अंदर बनने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका भक्षण करना है या उन्हें समाप्त करना है। इसलिए हम इसे कोशिका का सफाई कर्मचारी भी कहते हैं। लेकिन जब यही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इस कोशिका द्रव्य में बिखर जाता है तो यह कोशिकाओं के अंगों को भी खाने लग जाता है, कोशिकाओं को भी खाने लग जाता है। इसलिए हम इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो हम देखते हैं इस लाइसोसोम की और क्या-क्या विशेषताएं हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा यह कोशिका के अंदर पाए जाने वाले पदार्थों तथा टूटे फूटे भागों को यह पाचित करके कोशिका को साफ करता है। जब कोई कोशिका क्षतिग्रस्त होती है तो लाइसोसोम में पाए जाने वाले जो एंजाइम हैं ये कोशिका के अंगों को ही पाचित कर देते हैं। परिणाम स्वरूप कोशिका की मृत्यु हो जाती है और इस कारण से ही हम इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। अगला जो ऑर्गन्स आता है इस ऑर्गन्स को कहा जाता है तारक काय। तारक काय की यदि हम बात करते हैं तो जब हम कोशिका में देखते हैं तो कोशिका में केंद्रक के आसपास हमें एक चमकदार ऑर्गन्स नजर आता है। इस चमकदार ऑर्गन्स या अंग को ही हम तारक काय के नाम से जानते हैं। तारक काय की यदि हम बात करते हैं तो तारक काय के अंदर दो छोटे छोटे बिंदु होते हैं। इन दो छोटे छोटे बिंदुओं को नाम दिया जाता है जिन्हें तारक केंद्र कहा जाता है। और तारक केंद्र का प्रमुख कार्य जो यह है यह कोशिका विभाजन में सहायता करता है। और कोशिका विभाजन में कैसे सहायता करता है ये हम कोशिका विभाजन के समय में और डिटेल में देखेंगे। अभी बस आपको याद रखना है कि तारक काय जो होता है
यह तारककाय के अंदर दो बिंदु हैं, तो केंद्र हैं, इनको ही हम तारक केंद्र के नाम से जानते हैं। और तारक केंद्र जो हैं या तारककाय जो हैं, यह कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं। तो देखते हैं तारक केंद्र की विशेषता क्या है। तारक केंद्र की हम बात करते हैं तो यह जंतु कोशिका में पाया जाता है, परंतु कुछ उच्च पादपों में यह पूर्ण रूप से अनुपस्थित होता है। तारककाय की हम बात करते हैं तो जैसा कि हमने कहा, केंद्रक के आसपास एक छोटा चमकदार जो क्षेत्र होता है उसे ही हम तारककाय कहते हैं। और एक तारककाय में दो तारक केंद्र होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय तारकीय अरों का निर्माण करते हैं, स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण करते हैं। तो हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि जो तारककाय है, यह तारककाय जो है कोशिका विभाजन में सहायता करता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर स्क्रीन में हम देख रहे हैं, बात कर रहे हैं किसके, सेंट्रोसोम या तारककाय के। और तारककाय का जब हम अध्ययन करते हैं तो यह हम जो बाहर की ओर जो संरचनाएं देख रहे हैं, इन संरचनाओं को ही हम तारकीय अरे कहते हैं। ये तारकीय अरे जो होती हैं यही निर्माण करती हैं, यही कार्य करती हैं कोशिका विभाजन का, और कोशिका विभाजन में यह सहायता करती हैं। आगे हम बात करते हैं इसी तारक केंद्र की और क्या क्या विशेषताएं हैं। तो ध्यान रखना है, हमने तारक केंद्र के चारों ओर स्वच्छ कोशिका द्रव्य पाया जाता है, इसे सेंट्रोस्फीयर कहा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं तारककाय के अंदर दो केंद्र हैं, इन्हें हम तारक केंद्र कहते हैं। और तारक केंद्र के आसपास जो है एक स्वच्छ कोशिका द्रव्य पाया जाता है जिसे सेंट्रोस्फीयर कहा जाता है। आगे ये झिल्ली रहित संरचनाएं होती हैं जो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन की बनी होती हैं। इसका प्रमुख कार्य जैसा कि हम देख चुके हैं कोशिका विभाजन में सहायता करना है और उसी समय में तारकीय अरों का निर्माण करना है। तो ध्यान रखना है, तारककाय का प्रमुख कार्य कोशिका विभाजन में सहायता करना है। उसी प्रकार से अगले ऑर्गन्स की यदि हम बात करते हैं तो इसे कहा जाता है वेकल्स, या इसे ही हम रिक्तिका के नाम से जानते हैं। रिक्तिका की यदि हम बात करते हैं तो यह जंतु कोशिकाओं में तो पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में भी पाई जाती हैं, पर पादप कोशिकाओं में इनका जो आकार है वह बहुत बड़ा होता है। और यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है, कुछ जंतुओं में तो रिक्तिकाएं पाई ही नहीं जाती हैं, और जब भी पाई जाती हैं या किसी जंतु कोशिका में पाई जाती हैं तो उसका आकार बहुत ही छोटा होता है। पादप कोशिका में इसके आकार बड़े होने के कारण जो कोशिका होती है उस कोशिका का जो केंद्रक है यह परिधि की ओर आ जाता है। पादप कोशिका का यदि आप माइक्रोस्कोपिक अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि रिक्तिका जब फैल जाती हैं, रिक्तिका जब बड़ी होती हैं तो रिक्तिका के बड़े होने से जो केंद्रक होता है यह केंद्रक परिधि की ओर आ जाता है। जबकि जंतु कोशिकाओं में हम अक्सर देखते हैं कि रिक्तिका या तो नहीं होती हैं या फिर बहुत छोटी होती हैं। जब बहुत छोटी होती तो केंद्रक अपनी जगह यानी कोशिका के बीचों बीच में ही स्थित रहता है। ये जो रिक्तिकाएं हैं, इस रिक्तिकाओं के अंदर भी हम देखते हैं कई प्रकार के जलीय पदार्थ भरा हुआ होता है। उस पदार्थ में हम देखते हैं शर्करा भी होते हैं, कुछ मात्रा में खनिज लवण भी होते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि खनिज पदार्थों के, कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन के, खनिज लवण के, शर्करा को संचित करने का जो काम होता है यह रिक्तिका का होता है। तो आइए हम पढ़ते हैं। रिक्तिकाएं मुख्यतः पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं जिनका आकार बहुत ही बड़ा होता है। और जैसा कि हमने पढ़ा, जंतु कोशिका में या तो यह अनुपस्थित होती हैं या इनका आकार बहुत ही छोटा होता है। ध्यान रखना है, ये जंतु कोशिका में या तो अनुपस्थित हैं या फिर उपस्थित भी होगी तो इनका आकार बहुत ही छोटा होता है। रिक्तिकाओं की जो झिल्ली है, इस झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। रिक्तिका जो झिल्ली है, इस झिल्ली को एक नाम दिया जाता है जिसे हम
टोनोप्लास्ट कहते हैं। और इस रिक्तिका की बात करते हैं तो जैसा कि हमने कहा कि रिक्तिकाओं के भीतर एक जली पदार्थ भरा हुआ होता है और इस जली पदार्थ को ही एक नाम दिया जाता है जिसे हम कोशिका रस कहते हैं। और इस कोशिका रस में जैसा कि हमने पढ़ा कुछ मात्रा में लवण होते हैं, कुछ मात्रा में शर्करा होती है और कुछ पिगमेंट भी गुलित अवस्थाओं में उपस्थित होते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि रिक्तिकाओं का कार्य क्या है। तो रिक्तिकाओं का जो कार्य है यह लवण शर्करा एवं वर्ण का संचयन करना है। इनको संचित करने का जो काम है यह रिक्तिकाएं करती हैं। साथ ही साथ हम देख चुके हैं पादप कोशिकाओं में रिक्तिका बड़ी होती हैं और जब रिक्तिका बड़ी होती हैं तो केंद्रक और कोशिका जो द्रव्य हैं यह परिधि की ओर चले जाते हैं, कोशिका भित्ति की ओर चले जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पादप कोशिकाओं में रिक्तिका का आकार बहुत बड़ा होता है। उसी प्रकार से अगला ऑर्गन्स हम देखते हैं, इसे कहा जाता है लवक या इसे ही कहा जाता है प्लास्टिड। लवक या प्लास्टिड की बात करते हैं तो यहां पर ध्यान रखना है कि जिस प्रकार से रिक्तिकाएं पादप कोशिका में पाई जाती हैं, जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती हैं या उपस्थित भी होती हैं तो उनका आकार छोटा होता है, उसी प्रकार से जो लवक होते हैं यह लवक सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। जंतु कोशिकाओं में किसी भी प्रकार के लवक नहीं होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। इससे हम जंतु कोशिका और पादप कोशिकाओं में अंतर भी कर सकते हैं कि जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं होते, वहीं पादप कोशिकाओं में लवक पाए जाते हैं। बात करते हैं इन लवक की, तो लवक को 3 अलग अलग भागों में बांटा जाता है। उसमें से एक को हम कहते हैं वर्णी लवक, एक को हम कहते हैं अवर्णी लवक और एक को कहा जाता है हरित लवक। तो लवक को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला नाम जिसे हम वर्णी लवक कह रहे हैं, नाम से स्पष्ट हो रहा है वर्ण। वर्ण का अर्थ होता है रंग। तो वर्णी लवक जो हैं यह रंगीन लवक होते हैं। यदि हम बात करते हैं पत्तियों की, तो पत्तियों में तो हरित लवक होता है, परंतु पत्तियों को यदि हम छोड़ देते हैं तो पेड़ पौधों के कुछ भाग जैसे कि फल हो गए, फूल हो गए, उनके बीज हो गए, ये भाग हमें रंगीन नजर आते हैं। और इन रंगीन नजर आने का जो कारण है वह सिर्फ और सिर्फ लवक है। और लवक में भी आपको ध्यान रखना है, उसका नाम है वर्णी लवक। तो वर्णी लवक रंगीन लवक होते हैं। इनकी उपस्थिति के कारण ही पेड़ पौधों के कुछ भाग जैसे पुष्प हो जाते हैं, फल हो जाते हैं, फल हो जाते हैं, उनके बीज हो जाते हैं, यह हमें रंगीन नजर आते हैं। जैसे हम बात करते हैं टमाटर की, तो टमाटर में पाया जाता है लाइकोपिन। हम बात करते हैं गाजर की, तो गाजर में पाया जाने वाला जो वर्णी लवक है उसे हम कैरोटीन के नाम से जानते हैं। इनका जो रंग है यह इन्हीं लवकों के कारण ही होता है। उसी प्रकार से दूसरा जो लवक है, इस दूसरे लवक को कहा जाता है अवर्णी लवक। अवर्णी लवक की यदि हम बात करते हैं तो अवर्णी लवक जो है मुख्य रूप से पेड़ पौधों की जड़ों में पाया जाता है। और जब मुख्य रूप से पेड़ पौधों की जड़ों में है, और हम जानते हैं कि जड़ों का जो कार्य है वह खाद्य पदार्थों का संचयन करना है। पेड़ पौधों के अंदर खाद्य पदार्थों का जो संचयन है वह जड़ों के द्वारा किया जाता है। तो हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि अवर्णी लवक जो जड़ों के अंदर है उसका भी कार्य यही होता है कि वह भूमि से कुछ पदार्थों का संचय करता है। उसी प्रकार से तीसरा लवक जो कि बहुत महत्वपूर्ण भी है, इसे हम हरित लवक के नाम से जानते हैं। हरित लवक की हम बात करते हैं तो यह पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। और पत्तियां हम सभी जानते हैं प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं, पर प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण लवक जो है वह हरित लवक होता है। बिना हरित लवक के प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता है।
अगली बात जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि हम देख चुके हैं माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का डीएनए होता है, उसी प्रकार से हरित लवक के अंदर भी स्वयं का डीएनए पाया जाता है। और चूंकि स्वयं का डीएनए है, इसलिए हम इसे भी कोशिका का अर्ध स्वायत्त अंग कहते हैं। तो डीएनए एक तो होता है केंद्रक में, एक होता है हरित लवक में, एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके अलावा कोशिका के किसी भी ऑर्गन्स में डीएनए नहीं पाया जाता है। तो ये होते हैं 3 प्रकार के लवक। आइए इनको हम पढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने बात करी है, लवक जो हैं केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं और कोशिका द्रव्य में चारों ओर बिखरे हुए होते हैं। ये आकार में कैसे होते हैं? ये तारानुमा एवं तस्तरी नुमा हमें नजर आते हैं। आगे हम बात करते हैं, जो लवक जो हैं यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। उसमें से हम पहला पढ़ चुके हैं, जिससे हम वर्णी लवक कहते हैं। और इस लवक की उपस्थिति के कारण ही पेड़ पौधों के कुछ भाग, जिससे फल और फूल जो हैं यह रंगीन हो जाते हैं। जैसे टमाटर का जो लाल रंग है वह हमने जिस लवक के कारण नजर आता है, उस लवक को हम लाइकोपिन के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से दूसरा लवक, जिसे हम अवर्णी लवक कहते हैं, और जैसा कि हमने पढ़ा, यह लवक जो है मुख्यतः जड़ों में पाया जाता है। और जब जड़ों में पाया जाता है तो इसका कार्य यह होता है, यह खाद्य पदार्थों का संचयन करता है। अगला जो लवक है जो कि महत्वपूर्ण भी है, इस लवक को कहा जाता है हरित लवक। और हरित लवक के बारे में हम जानते हैं, यह पत्तियों में उपस्थित होता है। और पत्तियों में उपस्थित है, इसका अर्थ यह है कि यह प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। आगे हरित लवक में स्वयं का डीएनए होता है। और जब हरित लवक में स्वयं का डीएनए है, इसलिए हरित लवक को भी हम अर्ध स्वायत्त अंग कहते हैं। तो यह होता है कोशिका का एक और महत्वपूर्ण ऑर्गन, जिसका नाम था हरित लवक। इस प्रकार से हमने इस लेक्चर में कोशिका के ऑर्गन्स देखे और साथ साथ उन ऑर्गन्स के क्या क्या कार्य होते हैं हमने उनके बारे में भी देखा। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। साथ ही साथ जैसा कि हमने ऑर्गन्स देखा जिसका नाम था केंद्रक, और केंद्रक में गुणसूत्र, और गुणसूत्र भी स्वयं डीएनए के बने होते हैं, तो हम यहाँ पर गुणसूत्रों के बारे में भी चर्चा करेंगे, जीन के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ हम डीएनए और आरएनए को भी पढ़ेंगे। और डीएनए और आरएनए में मुख्य अंतर क्या क्या होते हैं हम उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।